अंतिम युद्ध। मोनिका ने कहा, देखो प्रेम, आज ज़माना बहुत बदल गया है। आज औरत के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। इतने सालों की तपस्या के बाद मैंने समाज में अपने लिए एक सम्मानित पद प्राप्त किया है। स्पोर्ट्स मेरे लिए करियर नहीं बल्कि एक जुनून की तरह है। नौकरी तो मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। आज के हालात से मिसेज मोनिका पांडे को लगता था कि उसे रहना चाहिए। हर रोज़ जिस तरह उस पर वैचारिक प्रहार हो रहे थे, उससे तो साफ था कि छात्र शक्ति के आगे झुकना ही पड़ेगा। हर तरफ उसकी काफ़ी छीछा-लेदर हो रही थी। राजकीय कन्या महाविद्यालय की शारीरिक शिक्षा की प्राध्यापिका मिसेज मोनिका ने पहली बार महसूस किया था कि उसे आवेश में आकर अपने छात्र को सबके सामने थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए था। हालांकि सारी गलती उस छात्रा की थी, लेकिन उसे टीचर होने के नाते थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए था। जमाना अब वह नहीं रहा कि बच्चों के साथ इतनी सख्ती से निपटा जाए। मामला अनावश्यक ही तूल पकड़ गया था। इन दिनों मीडिया काफ़ी चतुर सुजान होने के साथ ही चंट हो गई है। जिसका डर था वही बात हो गई। एक प्रेस रिपोर्टर का उसे फ़ोन भी आया था, जिसने सारे मामले को उसके हक में मोड़ने की 50,000 कीमत भी मांगी थी। मोनिका ने तो आवेश में आकर उस पत्रकार को बुरा भला कह दिया। बस फिर क्या था, सारी पत्रकार बिरादरी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी। जिस अतीत को वह भूल चुकी थी, उसे फिर से उसके सामने लाया जा रहा था। सारे कॉलेज की छात्राएं बुरी तरह से उसके पीछे पड़ गई थी। उन्होंने अपनी कक्षाओं का बिल्कुल बॉयकट कर दिया था। हर रोज गेट पर मीटिंग होती थी और मोनिका पांडे और प्रिंसिपल के नाम पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते थे। कल तो गेट मीटिंग बहुत ही उग्र हो गई थी। टीवी चैनल पर इस घटना को कवर कर रहे थे। छात्राओं ने मोनिका पांडे का पुतला भी जलाया था। अब तो एक ही शर्त पर अपनी कक्षाओं में वापस लौटने के लिए तैयार थीं कि खुद मोनिका पांडे आकर उनसे माफ़ी मांगे। छात्राओं ने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था। शिक्षा विभाग के उप निदेशक ने खुद आकर छात्राओं का आश्वासन दिया था कि वे संबंधित टीचर से इस मामले में जांच करेंगे। मोनिका ने तो उस दिन के बाद से खुद को स्टाफ कॉलोनी के अपने घर में कैद रखा था। स्टाफ के अन्य मेंबर रोजाना की खबरें उसे देती थी। हर रोज़ प्रिंसिपल मैडम भी उसके घर आती थी। शुरू में मैडम का नैतिक बल मोनिका को मिल रहा था, क्योंकि वह मामला सारी टीचर बिरादरी के लिए इज्जत का सवाल हो चुका था। बाकी के स्टाफ का भी मानना था कि यूँ छात्राओं के सामने जाकर गिड़गिड़ाने से टीचर का मान सम्मान तो धूल में मिल जाएगा। कई बार मोनिका ने सोचा कि क्यों न वह यह नौकरी ही छोड़ दे। उसकी लिखी पाठ्य पुस्तकों से उसे इतनी रॉयल्टी तो मिलती ही है कि उसे अकेली जान का गुजारा हो सके। यहाँ सरकारी नौकरी से काफ़ी पैसा मिलेगा उसे। कहीं दूसरी जगह तो नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन फिर अगले पल वह घबरा गई कि उम्र के इस मोड़ पर कहाँ जाएगी। वह पिछले 20 सालों से आराम से वहाँ रह रही है। स्टाफ कॉलोनी में अच्छी इज्जत थी उसकी। यहाँ की नौकरी छोड़ेगी तो आवास की समस्या भी खड़ी हो जाएगी। कॉलेज की हर तरफ हो रही बदनामी के कारण प्रिंसिपल मैडम के रुख में भी अंतर आ रहा था। शायद विभाग के ऊपर वाले अफसरों ने मैडम को मोनिका पर दबाव बढ़ाने के लिए कहा हो। कल तो प्रिंसिपल मैडम ने मोनिका को साफ ही कह दिया था कि अब या तो टीचर भी छात्राओं के सामने आंदोलन पर उतर आए या मोनिका को खुद ही बड़प्पन दिखाकर छात्राओं से माफ़ी मांगकर सारी समस्याओं को ख़त्म कर देना चाहिए। किसी को तो पहल करनी ही होगी। आज की पीढ़ी तो झुकने से रही, अब हर तरफ बहुत खुलापन आ गया है। माँ बाप भी अपने बच्चों को झिड़क नहीं सकते। मोनिका पर हर तरफ से दबाव बढ़ रहा था कि उसे झुक जाना चाहिए। ऐसे ही जीने मरने का प्रश्न उसके लिए तब खड़ा हो गया जब उसकी शादी हुई थी। ऐसी ही नौबत उसके पति प्रेम के साथ आई थी। उस समय भी हालात बिल्कुल मोनिका के खिलाफ हो गए थे। तब भी ऐसा ही कोहराम मचाता घर बाहर, मन के भीतर जोरों की झंझावत और जी को उमेटती हुई काली आंधियां चली थी। तब उसे प्रेम पांडे से प्यार हुआ था। उन दिनों समाज की लड़कियों को फिजिकल एजुकेशन जैसे कोर्स करवाना अच्छा नहीं समझा जाता था। मोनिका ऊंची लंबी गोरी स्मार्ट लड़की थी। पिता फौज में कर्नल थे। वह अपनी लाडली बेटी को इंटरनेशनल लेवल के टेनिस स्टार बनाना चाहते थे। मोनिका खेल कूद में बहुत आगे थी। कॉलेज में ही नेशनल लेवल तक पहुंच गई थी कि पिता के दिल का दौरा आया और अचानक ही उनकी मौत हो गई। मोनिका के जीवन में भारी उथल पुथल मच गई। दिल्ली में अच्छे कोच थे वो, मगर अब मजबूरीवश उसे दिल्ली शहर छोड़ना था। यहाँ छोटे पुश्तैनी शहर में माँ के साथ शिफ्ट हो गई। उसे दिल्ली में हॉस्टल में ही रहने के बारे में विचार हुआ, मगर उसके छोटे भाइयों की पढ़ाई के भी इतने खर्च थे। सो माँ ने समझाया कि खेल को अब वो करियर नहीं बल्कि अच्छी नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल करे। सीमा का शैक्षणिक प्रोफाइल तो इतना शानदार था ही कि उसे फटाफट यही स्थानीय कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर बन गई। उसने गोल्ड मेडल के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करके यहाँ चंडीगढ़ के अच्छे कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन की विभागाध्यक्ष बन गई। स्टाफ कॉलोनी में ही उसे बड़ा सा घर मिल गया। अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि लगता था जैसे हाथ लगाते ही मैली हो जाएगी। यूथ फेस्ट में प्रेम पांडे से उसकी मुलाकात क्या हुई कि वह तो पहली बार देखते ही उसे अपना दिल दे बैठा। कॉलेज के उत्सव में वह मुख्य अतिथि था।
क्या तेज था उसके चेहरे पर। आईएएस अधिकारी प्रेम पांडे से मिलकर मोनिका बहुत दिनों तक 7वें आसमान पर उड़ती फिरती रही। उसे यकीन नहीं था कि 2 सप्ताह में ही बात शादी तक पहुंच जाएगी। उसकी उड़ान वहां तक नहीं थी। उसने शादी के लिए मना कर दिया। इस घटना के 3 साल तक दोनों के बीच कोई बात या मुलाकात नहीं हुई। प्रेम यहाँ से प्रमोट होकर उपायुक्त बनकर किसी अन्य जिले में चला गया था। प्रेम के मन में उसके लिए कुछ नहीं था। सब कुछ भुलाकर वह अपने काम में लगी रही। एक बार फिर उसका सामना प्रेम से हुआ। परिवार की एक शादी में वह दिल्ली गई थी तो वहाँ प्रेम भी मिला। प्रेम ने अभी तक शादी नहीं की थी। मोनिका के चाचा ने प्रेम और मोनिका के रिश्ते की बात चलाई तो प्रेम ने कहा कि पहले मोनिका से पूछ लो, तभी कोई बात आगे बढ़ाई जाएगी। मोनिका की मम्मी ने मोनिका को पहले ही हाँ करवा ली थी। शादी के पहली साल तो कोई दिक्कत नहीं आई, ना मोनिका को और ना ही प्रेम को। घर परिवार वालों के पास आने जाने में ही सारा समय निकल गया। मोनिका ने कॉलेज से छुट्टियां ले रखी थी। 6 महीने बाद कॉलेज से फ़ोन आने लगा कि बच्चों के कोर्स अधूरे हैं, सो जल्दी कॉलेज ज्वाइन करो। दबे मन से प्रेम के घर वालों ने मोनिका से कहा कि उसे अब नौकरी की क्या ज़रूरत है। मोनिका ने तर्क दिया कि उसकी नई किताबें कोर्स में लगी है, वह नौकरी तो छोड़ नहीं पाएगी। शादी से पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उसने प्रेम से भी 2 टूक बात की। देखो प्रेम, आज ज़माना बहुत बदल गया है। आज औरतों के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। इतने सालों की तपस्या के बाद मैंने समाज में अपने लिए एक सम्मानित पद प्राप्त किया है। स्पोर्ट्स मेरे लिए करियर नहीं बल्कि एक जुनून की तरह है। नौकरी को तो मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। प्रेम कोई बहस नहीं कर सका। मोनिका ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। उसके ससुराल वालों ने प्रेम के लाख कान भरे लेकिन कोई उन पर असर नहीं हुआ। 2-3 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों पिछली पीढ़ी की पिछड़ी सोच से वाकिफ थे। प्रेम को जब दिल्ली जाना पड़ा तब असली दिक्कतें शुरू हुई। वहाँ केंद्रीय सचिवालय में एक मंत्रालय में उसकी तैनाती हुई थी। दिल्ली चंडीगढ़ के बीच का यह 250 किलोमीटर का फासला 9 दंपत्ति के लिए बहुत था। मोनिका की सप्ताह में एक ही छुट्टी होती थी। उसने अपनी सारी छुट्टियां शादी के पहले साल में ही खत्म कर ली थी। प्रेम उसके पास कुछ समय आकर रहता तो उसे अपने घर वालों से अजीब सी बातें सुननी पड़ती थी। कुछ समय बाद प्रेम भी महीने में 1 दिन के लिए मोनिका के पास आना शुरू कर दिया था। 5 साल हो गए थे उनकी शादी को, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। ससुराल पक्ष ने प्रेम के कान में जहर भरना शुरू किया तो उसका ईगो भी जाग उठा। अब हर बार वह मोनिका के पास आता तो एक ही रट लगाता, मोनिका नौकरी छोड़ दो और उसके पास आकर दिल्ली में रहे। फासले बढ़ते जा रहे थे। एक मोड़ ऐसा आया कि दोनों ने एक दूसरे के पास जाना छोड़ दिया। कोई खुलकर विवाद भी नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को झुकाने पर तुले थे। इस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। मोनिका की मम्मी को दिल का दौरा पड़ा पर प्रेम ने आने की ज़रूरत नहीं समझी। दोनों के बीच संदेह और बेरुखी की खाई बढ़ती ही गई और मोनिका ने भी इंतजार करना छोड़ दिया। खेलकूद विषय में उसने किताबें लिखनी शुरू कर दी थी। वह कामयाब होती चली गई। जब प्रेम ने ही उसकी सुध लेनी छोड़ दी थी तो फिर मोनिका कैसे बेशर्मियों की तरह उसके पास जा सकती थी। अब कॉलेज में थप्पड़ विवाद के बहाने मीडिया ने मोनिका की बीती जिंदगी की कड़वी कहानी एक बार फिर लोगों के सामने लानी शुरू की। उसने सोचा था कि उसका अतीत बरसों पहले दफन हो चुका है। सारी रात वह सो नहीं पाई। सोचती रही कि क्या लगातार क्रोध और आवेश में रहकर जीवन को सहजता से जिया जा सकता है। प्रेम ने तो उससे कभी जोर जबरदस्ती नहीं की। खुद मोनिका ने ही पहले दिन से ही अपनी सुंदरता और गर्व के कारण प्रेम को हमेशा झुकाने की कोशिश की थी। क्या वह प्रेम को माफ़ नहीं कर सकती? मोनिका सोचने लगी कि अच्छा हो कि वह अब नौकरी छोड़कर प्रेम के पास चली जाए। फिर उसे ख्याल आया कि जीवन से भागकर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। जिस लड़की को उसने सरेआम 20 खिलाड़ियों के सामने थप्पड़ मारा, उसके आत्मसम्मान को भी तो उसने ठेस पहुंचाई थी। अगर उसे सॉरी कह देगी तो छोटी नहीं हो जाएगी वह। अगर वह आज भी प्रेम को सॉरी कह देती है तो उसे पक्का यकीन था कि वह उसे माफ़ ही कर देगा। सारी रात जागते ही कटी और सुबह उठकर भी मोनिका अपने उसी फैसले पर अडिग थी कि वह माफ़ करेगी तभी उसे माफ़ी मिलेगा। प्रिंसिपल मैडम को जैसे ही उसने अपना फैसला सुनाया तो वो खुशी के मारे चीख उठी। थैंक्स मोनिका, तुमने हमें बचा लिया। मैडम फटाफट उसके घर आई। अंदर उसने देखा कि मोनिका फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी और खुश नज़र आ रही थी। मैडम को उसने प्रेम के बारे में सारा किस्सा सुनाया। अब हर तरफ से काली घटाएं छट चुकी थी। देर से ही सही, मगर वह माफ़ कर देने के पीछे छिपे मर्म को महसूस कर चुकी थी। अपनी डायरी में लिखा एक आसार उसे याद आ गया। अब मुझको चैन है तो सबको करार है। दिल क्या ठहर गया कि जमाना ठहर गया। वह तेजी के साथ प्रिंसिपल मैडम के साथ कॉलेज की तरफ जा रही थी, एक नए सवेरा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, क्योंकि यह उसका अंतिम युद्ध था। ऐसे ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।